नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जय श्री राम के नारों के बीच रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुंबई के घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में 10वीं के छात्रों को पढ़ाई जाने वाली किताब के मुताबिक हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप की जीत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 7 सितंबर तक हर हाल में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में पुलिस और दमकल कर्मी मलबे में कुछ तलाश करते दिखे। यहां 4 मंजिला एक इमारत गिर गई थी, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हादसे के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। मुंबई के घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत के गिरने से अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के बीच ही मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू हुई। इस काम में बचाव कर्मियों की मदद आसपास के लोगों ने भी की। मलबा हटाने में क्रेन की मदद ली गई। मैसेज मिला है कि बच्ची अभी आई हुई है, उसको अभी हॉस्पिटल में लेके गए तो मैं देखने जा रहा हूँ। मलबे में दबे लोगों को तलाशने के लिए स्निफर डॉग भी लगाए गए, जबकि जिन लोगों को इमारत के मलबे से बाहर निकाला गया उन्हें मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के जरिए फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि इमारत हादसे में कई लोग घायल हो गए और उन्हें सिर में गहरी चोट आई। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। नम आंखों से लोग अपनों की तलाश करते दिखे। 5 या 6 राजावड़ी में गए और 6-7 तो पेशेंट हमने वो विद्या निकेतन हॉस्पिटल वहाँ पे डाले हैं। आशंका है कि अभी और भी लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक इमारत की निचली मंजिल पर नर्सिंग होम में मरम्मत का काम चल रहा था और दावा है कि मरम्मत के दौरान इमारत के पिलर हटा दिए गए, जिसकी वजह से नींव हिल गई और 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। इमारत हादसे का जिम्मेदार शिवसेना के एक नेता को बताया जा रहा है। नीचे जो हॉस्पिटल था उसका मालिक था और कॉर्पोरेट गुंडा। कौन सी पार्टी का? शिवसेना का था। बीएमसी वाले और पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज करके ये सब काम किया है। हादसे की खबर मिलते ही मुंबई के मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन शिवसेना नेता का नाम सामने आने पर गोलमोल जवाब देने लगे। इंक्वायरी करके उसमें कोई दोषी रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इमारत हादसे में बचे लोग दोषियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। ये आरोप भी लग रहे हैं कि इमारत में मौजूद नर्सिंग होम की जगह होटल बनाने का काम अवैध तरीके से चल रहा था और इस काम को मरम्मत की आड़ में अंजाम दिया जा रहा था, जबकि बीएमसी ने इमारत को खतरनाक बताकर पहले ही नोटिस भेजा था। लिहाजा इमारत हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने शिवसेना नेता सुनील सितप और बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका पर निशाना साधा। सुनील सितप के ऊपर मनुष्य वध का केस दाखिल होना चाहिए। सुनील सितप इज ए क्रिमिनल पर्सन, तो उससे लोग डरते हैं। समाजवादी पार्टी ने इमारत हादसे के लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी बताया। जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी ऐसे वाकयात बार-बार होते रहेंगे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को इमारत हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। 100 बात की एक बात यह कि इस तरह के मामलों में अक्सर नगर निकायों की गलती सामने आती है, जिसके अधिकारी सियासी दबाव या दूसरी वजहों से ऐसे मामलों में चुप्पी साध जाते हैं, जिसका नतीजा ऐसे हादसों के तौर पर सामने आता है। इस मामले में भी बीएमसी की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा में कुछ लोग पानी के बीच अपने बच्चों के साथ नजर आए। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ भीगते हुए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं, जहां जोरदार बारिश ने कई इलाकों की सूरत बिगाड़ दी है। बनासकांठा के कई हिस्से नदी की तरह नजर आने लगे। खराब मौसम के बीच राहत बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों के घर डूबने लगे हैं। डूबती गाड़ियां छोड़कर लोग खुद को बचाने में जुटे हैं। पानी के बीच कहीं कहीं सड़कें भी नजर आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। बिजली और मोबाइल टावर भी ठप पड़ गए हैं। 2 दिन से जारी बारिश की वजह से पालनपुर, डीसा, धनेरा और लाखनी में हर तरफ पानी नजर आ रहा है। लोगों को खड़े होने के लिए सूखी जमीन मिलनी मुश्किल है। भयानक बाढ़ के बीच गुजरात के बनासकांठा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक आदमी बाढ़ और उफनते पानी से बचने के लिए बिजली के खंबे पर चढ़ गया। गनीमत यह रही कि बिजली काट दी गई थी, जिसकी वजह से वो खंबे के ऊपर जिंदा बैठा रहा। इस दौरान एयरफोर्स की टीम वहां पहुंची और उस आदमी की तरफ रस्सी फेंकी गई। इसके बाद उस आदमी को रस्सी के सहारे ऊपर खींच लिया गया और उसकी जान बच सकी। हालांकि प्रशासन लगातार बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने में जुटा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से गुजरात के बनास नदी में पानी छोड़ दिया गया।
जिसकी वजह से पाटन जिले में मुसीबत बढ़ गई। गुजरात के पाटन में लोग पानी में फंसे नजर आए। हालांकि पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, लेकिन बनास नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से लोग जहां तहां फंस गए। जानकारी के मुताबिक पाटन में 5 गाँवों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पानी इतना ज्यादा आया कि लोगों की फसल बह गई। प्रशासन लोगों को निकालने में जुटा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की तादाद काफी ज्यादा है। गुजरात में बाढ़ की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना भी बुला ली गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह नदियों और बांध का पानी बढ़ गया और बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से गुजरात के निचले इलाकों में लोग फंस गए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी बारिश और बाढ़ के हालात की पूरी जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे का फैसला लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने गुजरात पहुंच गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। बाढ़ का जायजा लेने के बाद उन्होंने गुजरात सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया। राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूं। सौभाग्य की एक बात यह है कि गुजरात में बाढ़ की वजह से हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि प्रशासन को भी लोगों तक मदद पहुंचाने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में गुजरात के लोगों को अभी कुछ दिन और इस मुसीबत से जूझना होगा। यूपी में शिक्षा मित्र के लिए टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में शिक्षा मित्र बनने के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी में प्रभावित हुए शिक्षा मित्रों को टीईटी पास करने के लिए 2 साल में 2 मौके दिए जाएंगे। टेस्ट की तैयारी करेंगे, हम लड़ेंगे, पढ़ के आगे आएंगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने दारोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 17 तारीख से शुरू हुई पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया। यूपी में दारोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की जांच एसटीएफ करेगी। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन के बाद उल्टे पाकिस्तान ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच होने वाले व्यापार को फिलहाल बंद कर दिया। पाकिस्तान ने पुंछ और पीओके के बीच चलने वाले वाहनों के लिए भी गेट नहीं खोला, जिससे लोग पुंछ में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के सातारा में एनसीपी सांसद उदयनराजे भोसले को एक अदालत ने व्यापारी को धमकाने और पैसे छीनने के आरोप में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिहार के सुपौल में जेडीयू विधायक बीणा भारती ने जान से मारने की धमकी देने की पुलिस में शिकायत की। राजस्थान के जोधपुर में मामूली विवाद में एक शख्स पर तलवार से हमला कर दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में कार पार्किंग विवाद में पीएसी के जवान और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बीच मारपीट का मामला सामने आया। गोरखपुर पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिल्म बादशाहों का गाना पिया मोरे जारी कर दिया गया, जिसमें इमरान हाशमी के साथ सनी लियोनी भी हैं। खबर है कि कपिल शर्मा ने शो की टीआरपी गिरने के बाद अपनी फीस आधी कर दी। कपिल से झगड़े के बाद सुनील ग्रोवर ने स्टेज शो के लिए अपनी फीस दुगनी यानी करीब 14 लाख कर दी। पॉप गायक जस्टिन बीबर ने कुछ वजहों से एशिया और अमेरिका में होने वाले अपने 14 शो रद्द कर दिए। राष्ट्रपति भवन के परिसर में प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद एक ही कार में सवार होकर यहां से निकले, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन से गाड़ियों का काफिला संसद भवन पहुंचा, जहां रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इससे पहले तय प्रक्रिया के मुताबिक रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रणब मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक साथ बाहर निकले और एक ही कार में बैठकर संसद भवन की ओर रवाना हुए। संसद भवन पहुंचने के बाद पहले रामनाथ कोविंद गाड़ी से उतरे, जिसके बाद प्रणब मुखर्जी कार से बाहर आए और फिर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रवेश किया। मंच पर प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के अलावा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जगह ली, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिकता शुरू हुई। इसके लिए सबसे पहले एक अधिकारी ने शपथ ग्रहण के लिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर और निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और मुख्य न्यायाधीश ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। रामनाथ कोविंद, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। शपथ के बाद प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने हाथ मिलाया, जिसके बाद कोविंद और प्रणब मुखर्जी के बीच कुर्सियों की अदला बदली हुई। इस दौरान नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी गई।
शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम पहला संबोधन दिया। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के सभी सदस्यों और पूरे देश को उन्हें अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के खत्म होते ही भारत माता की जय के नारों के साथ कुछ बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कार्यक्रम खत्म होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री समेत सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ वापस राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान किया और पूरे लाल लश्कर के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां रामनाथ कोविंद के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान खुली जिप्सी पर सवार होकर कोविंद ने परेड का निरीक्षण किया और हाथ हिलाकर मौजूद लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी बैठे दिखे। सौ बात की एक बात यह कि बेहद गरीब परिवार से निकलकर रामनाथ कोविंद ने देश के राष्ट्रपति पद का सफर तय किया, जो हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है, जहां सबके लिए समान अवसर मिलता है। संसद भवन में गांधी जी की मूर्ति के पास विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते दिखे, जहां कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने 6 लोकसभा सांसदों को निलंबित किए जाने का विरोध किया और इसके लिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा की कार्यवाही से 6 कांग्रेस सांसदों को निकाले जाने के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेताओं के अलावा जेडीयू नेता शरद यादव समेत लेफ्ट के नेता भी दिखे। सभी ने एक सुर में लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई का विरोध किया और बगैर नोटिस के सांसदों को निलंबित करने पर सवाल उठाए। 6 लोगों को एकदम नोटिस दिए बगैर ऐसा सख्त एक्शन लेना ये ठीक नहीं है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने अपने सांसदों के खिलाफ हुई कार्रवाई को एक तरफा करार दिया। वहीं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भी कांग्रेस सांसदों पर स्पीकर की सख्ती का असर दिखा, जहां लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कई बार कांग्रेस के नेताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता देख कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा को 3 बजे तक के लिए स्थगित करती हूँ। वहीं लोकसभा के बाहर संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर भीड़ की हिंसा और गोरक्षकों के उत्पात पर चर्चा की मांग की। ये विरोध है विपक्ष की आवाज को दबाने का और देश की जनता से जो लगातार अन्याय हो रहा है। भीड़ की हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के दूसरे दल भी कांग्रेस के साथ हैं, जिसका असर प्रदर्शन के दौरान दिखा, जब कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों का साथ मिला। सौ बात की एक बात यह कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले सांसदों पर स्पीकर ने सख्ती दिखाई तो अब कांग्रेस नियमों की दुहाई देने लगी। हालांकि स्पीकर के रुख से साफ है कि 5 दिन की मियाद पूरी हुए बगैर कांग्रेस नेताओं को राहत नहीं मिलने वाली। राज्यसभा में पेश की गई सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश पहले और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद में ड्रग और मानव तस्करी के आरोप में 5 नाइजीरियाई नागरिकों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार की एक दुकान में मोबाइल ठीक कराने के बहाने आए लड़का लड़की की मोबाइल चोरी करने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के नरकटियागंज में रेलवे पुलिस ने जब्त की गई सैकड़ों मीटर विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोर्ट परिसर में मोटरसाइकिल चुराने के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पिटाई कर दी। भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने सीनियर छात्राओं पर शराब के नशे में रैगिंग करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक ही परिवार के 6 लोगों को स्वाइन फ्लू होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल नगर निगम ने बारिश में सड़कर खराब हुए कई टन प्याज से बिजली बनाने का काम शुरू किया। यूपी के बलिया में गंगा नदी में मछुआरों को लड़का लड़की की लाश बरामद हुई। यूपी के फैजाबाद में स्कूल से लौट रही 11वीं क्लास की एक छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के रजौरी गार्डन में थाने के सामने से महिला की चेन छीनने के मामले में पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस वालों पर मोबाइल चोरी के मामले में 2 बच्चों की पिटाई करने का आरोप लगा। फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का ने अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। ब्रिटेन की महारानी और उनके भारतीय गुलाम अब्दुल करीम की दोस्ती पर बनी फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल सितंबर में रिलीज होगी। फिल्म नीरजा में मां का किरदार निभाने वाली शबाना आजमी ने नीरजा की मां रमा भनोट को याद करते हुए एक पुरानी तस्वीर शेयर की।
श्रीनगर में बाजार बंद रहे और सड़कों पर पुलिस वाले तैनात दिखाई दिए क्योंकि 7 अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुर्रियत ने पूरे कश्मीर में बंद का ऐलान किया, जिसके बाद श्रीनगर के तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सभी दुकानें बंद थी और सड़कों पर सुरक्षा बल की गाड़ियों की ही आवाजाही दिखाई देती रही। बड़े बाजार ही नहीं बल्कि छोटी छोटी गलियों में भी तमाम दुकानें बंद रहीं। लेकिन थोड़ी ही देर में हालात बदल गए। चंद घंटों में ही अलगाववादियों के बंद की हवा निकल गई। बाजार भले ही बंद रहे लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की रोज जैसी आवाजाही शुरू हो गई। केवल गाड़ियां ही नहीं बल्कि पैदल भी लोग बिना डरे सड़कों पर निकलने लगे। ऑटो और बसें भी चलने लगी। टैक्सी स्टैंड पूरी तरह गुलजार हो गए। कश्मीर में यह बंद हुर्रियत ने बुलाया था लेकिन कश्मीर के लोग इस बंद में शामिल नहीं हुए तो गिरफ्तार 7 अलगाववादी नेताओं को दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत ने 10 दिन की रिमांड में भेज दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस की बस में अलगाववादी नेताओं को बिठाकर पटियाला हाउस कोर्ट तक लाया गया। इसके बाद कोर्ट में अलगाववादी नेताओं को एनआईए की विशेष अदालत में ले जाने की तस्वीरें भी सामने आईं। कॉरिडोर से गुजरते हुए हर नेता को 2 से 3 लोग लेकर गए और सभी आरोपी नेताओं को एक कतार में ले जाया गया। एनआईए ने कोर्ट से अलगाववादी नेताओं के लिए 18 दिन की रिमांड मांगी लेकिन अलगाववादियों के वकील ने रिमांड का विरोध किया। जो भी उनसे लेना था, रिकवर करना था, वो उन्होंने ले लिया है। अब फर्दर रिमांड की कोई जरूरत नहीं। अदालत में हुई बहस के कुछ ही देर बाद आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार अलगाववादियों पर पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने 30 मई को केस दर्ज किया था, जिसमें अलगाववादी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। एनआईए के मुताबिक आरोपियों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिल्लत और लश्कर तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों से। आरोपों के मुताबिक ये नेता हवाला समेत कई गैर कानूनी रास्तों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। आरोप है कि इन नेताओं का मकसद केवल जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ना था। एनआईए का दावा है कि पत्थरबाजी और स्कूल जलाने जैसी घटनाओं में भी ये नेता शामिल रहे। आरोपी अलगाववादियों में अल्ताफ अहमद शाह फंटूश गिलानी, अयाज अकबर, राजा मिराजुद्दीन, पीर सैफुल्ला, शाहिदुल इस्लाम, नईम खान और बिट्टा कराटे शामिल हैं। एनआईए पिछले 1.5 महीने से गिरफ्तार हुए अलगाववादियों की हर हरकत पर नजर रख रही थी। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं के मोबाइल फोन की भी जांच की गई, जिसके बाद जांच एजेंसी को पता चला कि कश्मीर के पत्थरबाजों से अलगाववादी नेताओं का सीधा रिश्ता है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, कुलगाम, त्राल, अवंतीपुरा, शोपियां और बारामूला में पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल कुल 48 पत्थरबाजों की लिस्ट बनाई गई। इन पत्थरबाजों के पिछले 1 साल के कॉल डिटेल खंगाले गए। पत्थरबाजों से आरोपी नेताओं के तार भी जोड़कर देखे गए, जिसके बाद जांच एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची कि पत्थरबाज छोटे अलगाववादी नेताओं के लगातार संपर्क में थे। वही नेता इन लड़कों को पत्थरबाजी के लिए पैसे पहुंचाया करते थे और छोटे नेताओं तक बड़े अलगाववादी नेता पैसा पहुंचाते थे। सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजों को सुनियोजित तरीके से विरोध के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था। इसीलिए ये लड़के पत्थर बरसाने अपने घरों से कई किलोमीटर दूर की जगहों पर भी पहुंच जाते थे और इसीलिए एनआईए ने इन पत्थरबाजों की तफसील से जांच की, जिससे पैसे का खेल भी सामने आ गया। पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने में किया जा रहा है और उसके लिए एक पूरी ट्रेल है। सूत्रों का दावा है कि आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे के जाल से जुड़े कई और लोग भी जांच के दायरे में हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार एनआईए को बधाई दे रही है। ना ही पाकिस्तान को हम जो है अलाउ करेंगे ऐसी एक्टिविटीज को यहाँ करने के लिए और ना ही इन लोगों को जो उनके हेंचमैन है। लेकिन अलगाववादियों की गिरफ्तारी पर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा रहा। अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध विपक्ष ने भी नहीं किया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अलगाववादियों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए और फारूक अब्दुल्ला ने यह तक कह दिया कि अलगाववादियों को भारत सरकार ने भी पैसे दिए हैं। वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग की है हुर्रियत को, वो भी सामने लानी चाहिए। आप दुल्लत साहब की किताब पढ़ें। लेकिन फारूक की दलील को कांग्रेस ने भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो स्वयं सरकार में कई बार रहे हैं। मैं नहीं समझता कि एक सरकार उनको खुश करने के लिए उनको अलग से आर्थिक सहायता देती है। ज्यादा सियासी हंगामा इसलिए भी मचा है क्योंकि पहली बार अलगाववादियों पर पाकिस्तान से पैसे लेने पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। सरकार अलगाववादियों पर हो रही कार्रवाई को जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। इसीलिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सामने आकर एनआईए की कार्रवाई की तारीफ की और केंद्र के कई मंत्रियों ने दावा किया कि ये तो केवल एक शुरुआत है। चिंता मत कीजिए, जब पकड़े जा रहे हैं तो सारे दोषी पकड़े जाएंगे। ये इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई बरसों में देखने को नहीं मिली थी। हम आतंक भी समाप्त कर देंगे, आतंकी समाप्त कर देंगे, अलगाववाद नाम को भी नहीं रहेगा। शिवसेना ने भी अलगाववादियों पर निशाना साधा।
अलगाववादी जो लोग हैं उनकी क्या ताकत है? जैसे गुंडों की टोली होती है, लेकिन एक देश उनके समर्थन में खड़ा है। गिरफ्तार नेताओं को अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि एनआईए ने अलगाववादियों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ उन्हें बेनकाब भी किया है, जिसके बाद न केवल कश्मीर के लोगों के सामने अलगाववादियों के असली चेहरे का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि कश्मीर में पाकिस्तान के दखल में भी कमी आने की उम्मीद बढ़ गई। इटली के ट्यूरिन में एक बैंक में 2 लोग मुखौटा पहनकर चोरी करते नजर आए। आरोप है कि ये दोनों भाई हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहनकर चोरी करते थे, और बैंक में चोरी करते वक्त भी दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहना हुआ था। चोरी की यह वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक शख्स के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा साफ नजर आया। बैंक में चोरी करते हुए दोनों चोरों ने लॉकर खोलने के लिए छोटा धमाका भी किया। दावा किया जा रहा है कि इटली पुलिस ने चोरी के आरोपी दोनों भाइयों को पकड़ लिया है। इन पर डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहनकर कई जगहों पर चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई औजार भी बरामद किए हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि खुद को बचाने के लिए चोर नकाब की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति का मुखौटा लगाते थे ताकि उनकी पहचान जाहिर न हो सके, लेकिन चोरों की ये चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और वो कानून के शिकंजे में आ गए। करगिल विजय दिवस से ठीक पहले रिटायर्ड एयर मार्शल ए.के. सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक 24 जून 1999 को एक भारतीय पायलट ने पाकिस्तान के एक फौजी ठिकाने पर बम गिराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल ए.के. सिंह का दावा है कि उन्होंने पायलट को बम गिराने से मना कर दिया। सिंह के मुताबिक अगर उस वक्त पायलट को रोका नहीं गया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और तब के सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ पर बम गिर जाता, क्योंकि पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ उस फौजी ठिकाने पर मौजूद थे। अगर उस समय वहाँ होते और वो हमारे पायलट गलती कर देते और एलओसी के उस पार जाके और बॉम्ब गिरा देते तो बिल्कुल हादसा ज़रूर उस टाइप का होता कि एस्केलेशन हो सकता था। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद दिल्ली में राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए, लेकिन कोविंद के शपथ लेते ही उनके राजघाट जाने और संसद में दिए भाषण को लेकर सियासत गर्मा गई, क्योंकि रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले राजघाट का रुख किया और अपनी पत्नी के साथ यहां बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद रामनाथ कोविंद को गांधी जी की मूर्ति भेंट की गई, जिसके बाद कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे और फिर शपथ ली। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसी बात को मुद्दा बना लिया और संसद परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को श्रद्धांजलि न देने पर सियासी सवाल दाग दिया। ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी अपने श्रद्धा के फूल नहीं चढ़ाएंगे। मायावती ने इस कदम को दलित विरोधी संकेत करार दे दिया। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण पर आपत्ति उठा दी और भाषण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेने को लेकर सरकार को घेर लिया। इसके लिए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद एक साथ सामने आए। It's most unfortunate he has chosen to equate Mahatma Gandhi with Deendayal Upadhyay. तो गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति के भाषण में पंडित नेहरू का नाम न लेने पर सवाल उठाया। जो देश का पहला प्रधानमंत्री था, जो फ्रीडम फाइटर था, उसका एक बार भी नाम नहीं ले लिया। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को दलगत राजनीति से ऊपर उठने की सलाह दी, जिसके बाद बीजेपी भड़क उठी और कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जवाब देने सामने आए और कांग्रेस पर सरदार पटेल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। 41 साल देश के उस महान रत्न को वो सम्मान क्यों नहीं? सरदार पटेल के योगदान को छोटा करने की कोशिश की गई। रविशंकर प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को ऐसे मुद्दों पर सियासत से बचने की नसीहत दी। हर भाषण में नेहरू जी का नाम लेने का दबाव देकर क्या कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के व्यक्तित्व को छोटा करने की कोशिश कर रही है? बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेने पर भी राष्ट्रपति का बचाव किया। सौभाग्य की एक बात यह कि राष्ट्रपति के भाषण को लेकर सियासत ठीक नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। ऐसे में सिर्फ भाषण में कही गई बातों को आधार बनाकर उन्हें निशाने पर लेना अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं मानी जाएगी। राजस्थान के माउंट आबू में पानी से लबालब सड़क पर गाड़ियां चलती नजर आईं। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गई। इसके बावजूद लोग पानी से भरी सड़क पर गाड़ी लेकर चल पड़े। जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे।
राजस्थान के माउंट आबू में 4 दिन में इतनी बारिश हुई कि 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ बारिश के बाद लबालब हुए डैम का पानी निचले इलाकों में जा घुसा। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं और लोगों को निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। पानी की वजह से सैलानियों का आना भी बंद हो गया है। वहीं मारवाड़ जंक्शन में झरने के पास एक युवक फंस गया, जिसे पर्यटकों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। राजस्थान के सिरोही में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। जानकारी के मुताबिक सिरोही में बारिश ने 100 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही वजह रही कि सिरोही के कई गांव डूब गए। राजस्थान के सिरोही में लगभग सभी गांवों से संपर्क टूट चुका है। घरों में दरार पड़ने लगी। लोगों से यही अपेक्षा है कि नदी नाले हैं क्रॉस करने की प्रयास ना करें, क्योंकि उसी से हादसा हो सकती है। राजस्थान के जालौर में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। बचाए गए लोगों में कुछ बच्चे भी हैं। 3 जिलों में विशेष रूप से बाढ़ का प्रकोप रहा है। सबसे ज्यादा जो संकट की स्थिति थी वो जालौर में। राजसमंद में भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट गई। पानी के तेज बहाव को देखते हुए राजसमंद के कुछ इलाकों में प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। बारिश के बाद राजस्थान की नदियां उफान मारने लगी हैं। बढ़ते पानी ने जालौर और सिरोही के अलावा जोधपुर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद जोधपुर में नदियों के पास अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जोधपुर में सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। पुलिस की सख्ती के बावजूद लूणी नदी के पास यात्रियों से भरा एक ऑटो पलट गया। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने ऑटो में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बाड़मेर में भी गांव के पास पानी पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन राजस्थान में बारिश का असर सड़क के अलावा ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। ट्रेनें रद्द होने की वजह से आबू रोड स्टेशन पर यात्री फंस गए, क्योंकि रेलवे के मुताबिक जोधपुर गांधीधाम, बीकानेर दादर, महसाणा आबू रोड और अहमदाबाद अजमेर ट्रेन 27 जुलाई तक रद्द है। इनके अलावा कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, जिसकी वजह से आबू रोड स्टेशन पर मुसाफिर फंसे हुए हैं। लोग परिवार समेत स्टेशन पर ही जमे हुए हैं। सौभाग्य की एक बात है कि राजस्थान में बारिश ने लोगों की मुसीबतें चौतरफा बढ़ा दी हैं, तो खराब मौसम की वजह से लोगों को मदद भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार को राहत बचाव का काम तेज करना होगा, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस की गाड़ियों के बीच खाली जगह पर एक हेलीकॉप्टर उतरने लगा। आरोप है कि मानव तस्करी के लिए लोगों को ले जा रहे एक ट्रक में दम घुटने से 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन लोगों को झांसा देकर अवैध तरीके से अमेरिका लाया गया था। और इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इसी दौरान पुलिस के कुछ अफसर हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। छानबीन के दौरान पुलिस की कुछ गाड़ियां आसपास के इलाकों में लगातार गश्त लगा रही थीं, जबकि कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह से नमूने इकट्ठा करने में जुटे थे। आरोप है कि टेक्सास में वॉलमार्ट के एक शोरूम के बाहर खड़े इस ट्रक में 39 लोगों को बंद करके रखा गया था और ये गाड़ी बीते कुछ दिन से वॉलमार्ट के पार्किंग एरिया में खड़ी थी, जिसके बाद कुछ लोगों को इस पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रक का दरवाजा खोला तो पाया कि अंदर मौजूद कई लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि कई लोगों का दम घुट रहा था। इनमें कई लोग बेहोशी की हालत में थे। पुलिस का दावा है कि इस घटना में मारे गए सभी 10 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। Pues yo cuando llegamos ahí, pues el tren ya estaba lleno. Realmente no sabría decirle cuánta gente realmente era. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग इसके विरोध में सड़क पर उतरे और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 20 से 30 साल थी और वो अलग अलग देशों के थे। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका लाया गया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से मानव तस्करी करने वाले गैंग ने ट्रक को पार्किंग में छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस इस गिरोह का पता लगाने में जुटी है। सौभाग्य की एक बात है कि दूसरे देशों के लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका में पहुंचाने के लिए कई गिरोह सक्रिय हैं, जिनके झांसे में आकर लोग पैसा और जान दोनों दांव पर लगा देते हैं। टेक्सास में सामने आया मामला मानव तस्करी के इसी खौफनाक नतीजे की तस्वीर दिखा रहा है। पुणे के जुन्नर में एक महिला क्रेन के सहारे हवा में लटकी हुई नजर आई। ये महिला अपने पूरे परिवार के साथ बाढ़ के पानी में फंस गई और इसकी जानकारी मिलते ही बचाव कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरा परिवार पुणे नासिक एक्सप्रेस हाईवे पर पिंपलवाड़ी इलाके में कुकड़ी नदी के पुल के नीचे सो रहा था, लेकिन तेज बारिश की वजह से नदी में अचानक बाढ़ का पानी भर गया और पूरे परिवार की जान आफत में फंस गई। उनकी चीख सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचे और उनके पानी में फंसे होने की जानकारी प्रशासन को दी। कई घंटे की मेहनत के बाद तीनों को एक एक करके पानी से बाहर निकाला गया। सौभाग्य की एक बात यह कि तेज बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसे में पुणे में राहत में लोगों की मुस्तैदी काबिल तारीफ है, जिनकी तेजी और सूझबूझ ने एक परिवार को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। संसद भवन के परिसर में एक बस आकर उतरी, जिसमें रामनाथ कोविंद के रिश्तेदार बाहर आए।
जिन्हें कोविंद के शपथ ग्रहण के मौके पर बुलाया गया। वहीं सभी दलों के नेताओं ने भी कोविंद को बधाई दी। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसद परिसर में आकर्षण का केंद्र बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के परिवार के लोग और रिश्तेदार जो दूर दूर से इस मौके पर यहां पहुंचे। कानपुर, जयपुर और दिल्ली में मौजूद करीब 70 से ज्यादा परिजन और रिश्तेदार संसद भवन पहुंचे और बेहद खुश दिखे। पहली बार हम लोग को जो है ऐसे माहौल में शामिल होने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। रिश्तेदारों के अलावा कानपुर में रामनाथ कोविंद के गांव से भी कई लोग यहां पहुंचे, तो इस मौके पर संसद आकर रामनाथ कोविंद के बड़े भाई भी बेहद खुश दिखे और अपने छोटे भाई की कामयाबी पर बेहद उत्साहित नजर आए। इस बीच रामनाथ कोविंद को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर कोविंद को बधाई दी और लिखा कि मैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को दिल से बधाई देता हूं और आने वाले वर्षों में आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि श्री रामनाथ कोविंद जी के भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई देता हूं। आपके कार्यकाल से देश को काफी उम्मीदें हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामनाथ कोविंद को बधाई दी, साथ ही सेंट्रल हॉल में उनके पहले भाषण को शानदार बताया। तो रामनाथ कोविंद को कई मुख्यमंत्रियों ने भी बधाई दी और कोविंद के कार्यकाल के शानदार रहने की उम्मीद जाहिर की। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बधाई दी। हमारा उम्मीद है उन्होंने अच्छे से काम करेंगे। रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस बीच नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन का ट्विटर पेज भी बदल गया, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जगह रामनाथ कोविंद की तस्वीर लगी दिखी। बात की एक बात यह कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के लिए भले ही चुनावी सियासत से गुजरना पड़ा हो, लेकिन अब वो देश के प्रथम नागरिक हैं। ऐसे में उन्हें बधाई देने में किसी भी दल ने कोताही नहीं की। वंदे मातरम का विरोध करने वालों को मद्रास हाईकोर्ट ने आईना दिखाते हुए इसे गाना जरूरी कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों में हफ्ते में एक दिन वंदे मातरम जरूर गाया जाएगा। हाई कोर्ट के मुताबिक सरकारी दफ्तरों और निजी कंपनियों में भी महीने में एक बार वंदे मातरम गाना जरूरी हो। इसके अलावा फैक्ट्री में भी महीने में एक बार वंदे मातरम गाया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार वंदे मातरम का तमिल और अंग्रेजी अनुवाद वेबसाइट पर मुहैया कराए। अदालत ने साफ किया कि अगर किसी व्यक्ति या संस्थान को दिक्कत हो तो उस पर वंदे मातरम गाने के लिए दबाव न बनाया जाए। अदालत ने यह भी उम्मीद जताई कि उसके आदेश को सही भावना से लिया जाएगा। बहुत ही अच्छी सोच है और हमें ये अगर नेशनल एंथम या वंदे मातरम अगर हम स्कूलों में, बच्चों में या ऑफिस में हफ्तों में बोलिए, महीने में बोलिए, एक बार अगर हम गाएं कि जो शब्द है आपके दिल में बैठ जाएगा। जो नहीं गाना चाहते हैं वो रीजन बताए। वंदे मातरम पर कांग्रेस ने साफ किया कि देश प्रेम दिल से आता है, जबरदस्ती नहीं। अगर किसी को वंदे मातरम गाना है तो गाने का मौका देना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। और अगर वो गाना नहीं चाहते हैं उसका भी फ्रीडम को होना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजों कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। पत्नी की मौत के मामले में विधायक अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी सारा की मौत के मामले में विधायक अमन मणि को जमानत दिए जाने पर नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनए कॉलोनी से सराय काले खान तक कुशक नाले को साफ करने में लापरवाही बरतने को लेकर पीडब्ल्यूडी को फटकार लगाई और 3 दिन में सफाई करने का आदेश दिया। दिल्ली में कुशक नाले की सफाई के मामले में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। जो कार्रवाई का डिपार्टमेंट है वो एलजी साहब के पास है, तो उसके अंदर थोड़ी देरी होती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक बनाया गया। वैज्ञानिक और शिक्षाविद पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर यशपाल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कर्ज से परेशान एक किसान के कुएं में कूदकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। यूपी के गाजियाबाद में योग करने के दौरान गले में कपड़े का फंदा लगाने से एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हादसे के शिकार हुए शख्स के अंग भोपाल में जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। गुजरात के बारडोली में एक शमशान घाट को एयरपोर्ट की तरह डिजाइन किया जा रहा है, जिसका नाम मोक्ष एयरपोर्ट रखा जाएगा। हरियाणा के हिसार से 4 साल पहले एक बच्चे को अगवा कर बेचने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर बच्चे को भी बरामद कर लिया। राजस्थान के जयपुर में लोगों ने क्रेन की मदद से गड्ढे में गिरी गाय को बाहर निकाला। राजस्थान के कोटा में घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम की टीम ने दलदल में फंसी गाय को बचा लिया। काजोल और धनुष की तमिल फिल्म VIP 2 का ट्रेलर हिंदी में रिलीज कर दिया गया। अमूल बेबी मेरी अपनी एक अलग पहचान है।
VIP। शुजीत सरकार की फिल्म अक्टूबर में वरुण धवन नजर आएंगे। कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर बिना हाथ नीचे लगाए पुशअप करने का वीडियो शेयर किया, जिसके लिए उन्होंने लकड़ी के फट्टे की मदद ली। शिवसेना की छात्र इकाई के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिससे महाराष्ट्र में सियासी बवाल खड़ा हो गया। आदित्य ठाकरे के ये ट्वीट मुंबई यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियों को लेकर थे, जिनमें उन्होंने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। और आदित्य ठाकरे के ये ट्वीट सामने आते ही शिवसेना और बीजेपी में नई खींचतान शुरू हो गई। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट में लिखा था कि आखिरकार शिक्षा मंत्री और उपकुलपति मुंबई यूनिवर्सिटी और शिक्षा की जरूरत समझें या फिर इस्तीफा दे दें। आदित्य ठाकरे का ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस साल ऑनलाइन परीक्षा लेनी शुरू की है, लेकिन कुल 475 में 400 कॉलेज ऐसे हैं जिनके नतीजे अब तक घोषित नहीं हुए हैं। अगर 31 जुलाई तक नतीजे घोषित नहीं हुए तो छात्र कई बड़े विदेशी संस्थानों में दाखिला लेने के लिए फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसीलिए आदित्य ठाकरे दावा कर रहे हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी के 17 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के कुलपति और शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। इसीलिए आदित्य ठाकरे के ट्वीट के बाद महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने आदित्य ठाकरे के सामान्य ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए। विनोद तावड़े के मुताबिक मुंबई यूनिवर्सिटी का कामकाज शिक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि उच्च शिक्षा मंत्रालय देखता है और उच्च शिक्षा मंत्रालय शिवसेना के पास ही है। शायद शिक्षा मंत्री रविंद्र वायकर है, उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री है, उनका मांगा होगा। आदित्य ने एक रजिस्ट्रार के ट्रांसफर पर सवाल उठाए थे, लेकिन विनोद तावड़े ने बताया कि ये ट्रांसफर राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने किया है। थोड़ा अध्ययन करने पर ध्यान में आएगा कि ये ट्रांसफर हमने नहीं की है, वो केंद्र सरकार के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने की है। लेकिन आदित्य ठाकरे के बयान के बाद पूरी शिवसेना उनके साथ आकर खड़ी हो गई। शिवसेना ने मुंबई यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद सरकार चला रही शिवसेना और बीजेपी के बीच नई सियासी तकरार शुरू हो गई। और शिवसेना ने तो ये तक कह दिया कि मुंबई के बारे में आदित्य ठाकरे शिक्षा मंत्री से ज्यादा जानते हैं। आदित्य जी ठाकरे तावड़े साहब से भी ज्यादा बंबई में घूमते हैं, इसलिए उनको उनसे भी ज्यादा मालूमात है बंबई में क्या चल रहा है। तो गृह मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शिक्षा मंत्री की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिस्थितियां 2-2.5 साल में तो बदलती नहीं, मगर माननीय विनोद तावड़े जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ परिस्थितियां बदल रही, कुछ आगे बदलेगी। मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र वक्त पर नतीजे घोषित न होने की वजह से परेशान हैं और पिछले कुछ दिन से लगातार यूनिवर्सिटी के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। सौभाग्य की एक बात है कि छात्रों के नतीजों का मुद्दा उठाकर आदित्य ठाकरे ने सियासी पासा फेंकने की कोशिश जरूर की, लेकिन तथ्यों की आधी अधूरी जानकारी देने की वजह से आदित्य ठाकरे अपनी फजीहत करवा बैठे। कानपुर के परौंक गांव में लोग गाना गाते और जश्न मनाते दिखे, क्योंकि ये गांव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का है, जिनके शपथ लेते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा, जिसके बाद हारमोनियम, ढोलक और झांझ मंजीरे निकल आए। रामनाथ कोविंद के पुश्तैनी घर के सामने लोग दरी बिछाकर बैठ गए और गाने बजाने का दौर शुरू हो गया। फिल्मी धुन पर ठेस देसी अंदाज में बनाए गए ये गीत रामनाथ कोविंद की तारीफों से भरे हुए रहे। रामनाथ कोविंद के गांव के बुजुर्गों का उत्साह तो बेहद खास दिखा। कई ऐसे थे जिन्होंने कोविंद को करीब से देखा है, तो कई ऐसे थे जिन्होंने बस उनका जिक्र सुना है, उनके बारे में सुना है, मगर गांव के शख्स के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की खुशी सबके चेहरे पर नजर आई। अभी तुरंत कर दिए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, वे नहीं मांगे तो सब कुछ मिला है। गांव के बड़े बूढ़ों के गीत संगीत के दौरान यहाँ के युवा भी बेहद खुश दिखे और हाथों में कोविंद के नाम के पोस्टर लेकर लहराते दिखे। साथ ही गाने बजाने की इस महफिल में भी खूब रंग जमाया, लेकिन जश्न के मौके पर अपने तरीके से खुशी का इजहार करना गांव के लड़के नहीं भूले। ऐसे में हारमोनियम, ढोलक और मजीरे की धुनों के बीच डीजे ने भी गाना बजाना शुरू कर दिया। डीजे के आते ही डांस शुरू हो गया। पहले भोजपुरी गाने बजाए गए, जिनकी थाप पर गांव के लड़कों ने खूब डांस किया। इस दौरान कई बड़े भी बच्चों के साथ उन्हीं के रंग में रंगे दिखे, जिसके बाद फिर भांगड़े की धुन बजनी शुरू हुई। फिर तो घंटों सब नाचते और झूमते रहे। रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण का मौका इस गांव में एक साथ होली दिवाली जैसा माहौल बना गया। सौभाग्य की एक बात यह कि गांव की मिट्टी से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले रामनाथ कोविंद ने संघर्ष की मिसाल पेश की है। यही वजह है कि उनकी कामयाबी पर उनका पूरा गांव उनसे जुड़ा महसूस कर रहा है और जश्न के रंग में सराबोर हो चुका है।
भूटान के डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हैं। दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी जारी है। ऐसे में अगर युद्ध की नौबत आई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये सवाल है। हालांकि कई मामलों में चीन भारत से आगे है। भारत का सालाना रक्षा बजट करीब 3,300 अरब रुपए का है, जबकि चीन अपनी फौज पर 9,800 अरब रुपए खर्च करता है। इसलिए उसके पास सैनिक, साजो सामान सब कुछ ज्यादा है। जवानों की तादाद में भारत की थल सेना में 13,25,000 सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 23,35,000 सैनिक है, यानी हमसे करीब दुगने सैनिक। फौजी साजो सामान के मामले में भी चीन हमसे आगे है। उसके पास 2,800 टैंक हैं, तो भारत की थल सेना के पास सिर्फ 570 टैंक हैं। इसी तरह चीन के पास 6,500 तोप हैं, भारत के पास 4,500 तोप हैं। हवाई ताकत में भी चीन काफी आगे है। उसके पास करीब 1,400 लड़ाकू विमान हैं, हमारे पास करीब 800 लड़ाकू विमान ही हैं। मिसाइल में यहां भी चीन हमसे आगे है। चीन के पास 16,000 मिसाइल हैं, भारत के पास करीब 5,500 मिसाइल हैं। हालांकि सैनिक और साजो सामान ज्यादा होने का मतलब यह नहीं कि चीन हम पर भारी पड़ जाएगा। चीन की मजबूरी यह है कि बड़ी फौज के बाद भी वो भारत के मोर्चे पर ज्यादा सैनिक नहीं तैनात कर सकता। इसकी वजह है चीन का झगड़ारू रवैया, क्योंकि 14 मुल्कों के साथ चीन का झगड़ा है, यानी इन देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में उसे अपनी सेना को 14 सरहदों पर बांटना पड़ता है। यानी भारत के पास चाहे 13,25,000 की फौज ही हो और चीन के पास करीब 23,35,000 सैनिक हो, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरहद पर चीन अपनी सेना का छोटा सा हिस्सा ही लगा पाएगा। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के मोर्चे पर एक बार में करीब 80,000 सैनिक ही लगा पाएगा। हालांकि उसके पास तेज हमला करने वाली खास 15वीं एयरबोर्न रेजिमेंट भी है। इसके सैनिक 10 घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अंदाजा है कि एक बार में इस रेजिमेंट में भी करीब 35,000 सैनिक ही पहुंच पाएंगे, यानी कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख सैनिक। इनके जवाब में भारत भी मोर्चे पर लगभग इतने ही सैनिक फौरन भेजने की ताकत रखता है, क्योंकि हमारी सेना के ठिकाने सरहद से ज्यादा दूर नहीं है। जाहिर है चीन भारत को ज्यादा अकड़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि जंग के मोर्चे पर अपनी मजबूरी उसे भी पता है। यही वजह है कि लंबी तनातनी के बावजूद चीन सिक्किम में कुछ करने के बजाय सिर्फ गीदड़ भभकी ही दे रहा है। ऐसे में भारत भी डोकलाम के मुद्दे पर अपने रुख पर अड़ा हुआ है, क्योंकि जिस जगह पर विवाद है वो बहुत खास है। ये भारत और भूटान के बीच की जगह है, जहां तिब्बत यानी चीन का हिस्सा है। एक तरह से चीन का इलाका भारत और भूटान के बीच में घुसा हुआ है। यहाँ पर चीन ने अपनी तरफ से एक सड़क भी बना रखी है, जिसे S-204 कहते हैं। इस इलाके में एक कस्बा है चुम्बी, ये सड़क वहां तक जाती है। चुम्बी के पास ही भारत की तरफ नाथुला है। यहीं 1967 में भारत और चीन की सेना में 3 दिन तक मुठभेड़ हुई थी, और नाथुला के पास ही वो इलाका है जहां दोनों देशों की सेना आजकल आमने सामने है। ये वो जगह है जहां भारत और भूटान और चीन की सीमा मिल जाती है। इसे डोकलाम पठार कहते हैं। इसी ऊंचे इलाके के पास तक चीन की पगडंडी जैसी कच्ची सड़कें भी पहुंचती हैं। ये जगह ठीक भारत की सीमा पर है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर चीन की फौज डोकलाम पठार तक सड़क बना लेगी तो वो ऊंची जगह पर पहुंच जाएगी। इसीलिए भारत ने सड़क बनाने से रोका है। यहां से बढ़कर चीन भारत के दक्षिण में सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच सकता है। भारत का ये इलाका चिकन नेक कहा जाता है, यानी बहुत मुर्गी की गर्दन जैसा इलाका है, बिल्कुल बहुत संकरा। ये पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। जंग होने पर अगर चीन की फौज चिकन नेक तक पहुंच गई तो वो पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी भारत से काट सकती है। इसीलिए भारत की फौज किसी हाल में डोकलाम से पीछे नहीं हट सकती। चीन चाहे जितना धमका रहा हो, लेकिन भारत की सेना डटी हुई है। सौ बात की एक बात यह कि चीन दिखावे के लिए भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन वो जानता है कि अब 1962 जैसे हालात नहीं हैं, और चीन ने कोई गलत हरकत की तो इस बार भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। ये महिलाएं यहाँ चीख के अपने ताकत लगा के दिखा रही है कि हम नमक की नहीं बनी है, हम लोहे की बनी है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 3 मंचलों की पिटाई कर दी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के बोर्ड के निदेशक मंडल में भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस ने मुंबई में बीएमसी को दिल्ली की तरह 3 भागों में बांटने की मांग की। बिहार के मुंगेर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 32 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा से जोड़ दिया गया।
भारत और श्रीलंका के बीच बुधवार से पहला टेस्ट मैच गौल में खेला जाएगा। गौल में श्रीलंका के खिलाफ होने वाला टेस्ट मैच अश्विन के करियर का 50वां टेस्ट मैच होगा। भारत के साथ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका ने हसन तिलक रत्ने को कुछ समय के लिए बल्लेबाजी कोच बनाया। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले पहलवान केडी जाधव के परिवार ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए मेडल नीलाम करने की धमकी दी। भारत अगले साल महिला विश्व चैंपियनशिप के अलावा 2021 में पहली बार पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। शेयर बाजार मंगलवार को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया और निफ्टी ने पहली बार 10,000 का आंकड़ा छुआ। तेजी के बावजूद आखिर में निफ्टी 2 अंक गिरकर 9,965 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 18 अंक खिसककर 32,228 पर लुढ़क गया। राजस्थान में 10वीं के छात्रों की सामाजिक विज्ञान की किताब के मुख्य पन्नों पर महाराणा प्रताप की तस्वीर छापी गई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इतिहास को बदल दिया है और किताब में छापा है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। और इस नए बदलाव के साथ 10वीं की सामाजिक विज्ञान की नई किताब के पहले पन्ने पर महाराणा प्रताप की तस्वीर छापी गई है। किताब में लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की जीत के सबूत नहीं है, यानी अकबर युद्ध हारा था और महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था। किताब में लिखा है कि युद्ध के बाद अकबर ने सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मुगल दरबार में आने पर रोक लगाई थी। अगर अकबर की सेना जीत रही थी तो मेवाड़ की सेना का पीछा क्यों नहीं किया। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध के बाद 6 बार अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। अकबर का मकसद प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करना था। करीब 450 साल पुराने इतिहास को बदलकर राजस्थान सरकार ने बड़ा सियासी दांव खेला है, इसलिए कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार पर हमला करने में देर नहीं की और आरोप लगाया कि बीजेपी केवल महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति करना चाहती है। सियासी फायदे को देखते हुए महाराणा प्रताप के बलिदान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास। तो वसुंधरा सरकार इसे अपने लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं मान रही है। अकबर ने 6 बार हल्दी घाटी पे महाराणा प्रताप पे आक्रमण किए, हारने वाला ही आक्रमण करता। अब तक किताबों में ये पढ़ाया जाता था कि हल्दी घाटी की लड़ाई में न अकबर जीते और न ही महाराणा प्रताप। इतिहास की किताब में ये कोई पहला बदलाव नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इतिहास की किताब से अकबर महान का नाम अध्याय हटा दिया गया था। और इसके पीछे राजस्थान की वसुंधरा सरकार एक शोध का हवाला दे रही है। ये शोध डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने किया। डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध में कुछ ताम्र पत्रों यानी जमीन के पट्टों को आधार बनाया था। जमीनों के ये पट्टे युद्ध के बाद के 1 साल के दौरान जारी किए गए थे। इन पट्टों पर दीवान प्रताप के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया। उस वक्त पट्टे जारी करने का हक केवल राजा को होता था। हल्दी घाटी के युद्ध में बाद भी प्रताप का आधिकारिक नियंत्रण बने रहने सिद्ध करते हैं कि वहां पर प्रताप का अधिकार था। इस बदलाव के बाद अब राजस्थान में नई पीढ़ी यही पढ़ेगी कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना हार कर भाग गई थी। सौभाग्य की एक बात है कि इतिहास में बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है, ये सच है, लेकिन इसके लिए पुख्ता शोध और तर्कों के साथ ही नई बातें जोड़ी या घटाई जानी चाहिए। सिर्फ सियासी मकसद से किताबों में छेड़छाड़ करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी माना जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कुछ लोग सड़क पर हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दिए। ये लोग यहाँ चार्ली गार्ड नाम के बच्चे को बचाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच चार्ली के माता पिता ने उसके इलाज से जुड़ा कानूनी मामला वापस ले लिया, जिसके बाद उसे उसके बचने की उम्मीद कम हो गई। लेकिन इससे पहले चार्ली के समर्थन में आए लोग सड़क पर उतरे और हाथ में उसकी तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। चार्ली गार्ड के माता पिता उसे न्यूक्लियोसाइड बाईपास थेरेपी के लिए अमेरिका ले जाना चाहते थे, लेकिन लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने दलील दी कि न्यूक्लियोसाइड बाईपास थेरेपी कारगर नहीं है और इससे बच्चे की तकलीफ और बढ़ेगी। कोर्ट की इजाजत नहीं मिलने से निराश चार्ली गार्ड के माता पिता अदालत से बाहर आए और कानूनी लड़ाई खत्म करने का फैसला सुनाया। This is one of the hardest things that we will ever have to say, and we are about to do the hardest thing that we will ever have to do. चार्ली का जन्म पिछले साल अगस्त में हुआ था। उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिप्लीशन सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी सेहत और बिगड़ती जा रही है। And we will let our son go and be with the angels. हर तरफ से निराश हो चुके चार्ली के माता पिता का मानना है कि अब उसका बच पाना बेहद मुश्किल है। सौभाग्य की एक बात है कि इस बीमार बच्चे की सहायता के लिए पोप फ्रांसिस और डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आए थे, लेकिन कानूनी अनुमति नहीं मिलने से अब चार्ली के माता पिता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। कोलकाता में पुलिस और बचाव कर्मी एक इमारत से मलबा हटाते थे। यहाँ के बहु बाजार इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे में 2 लोग दब गए और हादसे की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए।
पुलिस ने मलबे से 40 साल के एक शख्स और 19 साल की एक लड़की को जख्मी हालत में बाहर निकाला और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक पुरानी हो चुकी इमारत का एक बड़ा हिस्सा दोपहर में अचानक ही भरभराकर गिर पड़ा। मैंने बहुत जोर का आवाज सुना तो बाहर से आवाज आई कि 9 नंबर गिर गया। ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। काफी देर तक राहत और बचाव का काम चला, जिसके बाद प्रशासन ने मलबे में किसी और के नहीं होने की पुष्टि की। 100 बात की एक बात यह कि किसी भी शहर में ऐसी जर्जर इमारत का होना वहां के नगर निकाय की लापरवाही का सबूत है, क्योंकि नियमों के मुताबिक हर इमारत के सुरक्षित या असुरक्षित होने की जांच नगर निकायों को ही करनी होती है। ऐसे में यहां के हादसे की जिम्मेदारी से यहां का नगर निगम बच नहीं सकता। पंजाब में रोजगार के लिए बाइक टैक्सी योजना शुरू हुई। पंजाब के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजना के तहत राज्य सरकार ने 100 बाइक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम में एक स्कीम है अपनी गड्डी अपना रोजगार। पंजाब में कर्ज से परेशान किसान की खुदकुशी के मामले में सुसाइड नोट के आधार पर विपक्ष ने राज्य के वित्त मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। पंजाब में किसान की आत्महत्या के बाद मचे सियासी बवाल पर राज्य सरकार ने किश्तों में किसानों का कर्ज माफ करने का भरोसा दिया। महिला वर्ल्ड कप में खेलने वाली भारतीय टीम की क्रिकेटर सुषमा वर्मा को हिमाचल सरकार ने डीएसपी बनने का ऑफर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर क्रिकेटरों ने वेतन विवाद नहीं सुलझने पर अगले महीने होने वाले बांग्लादेश दौरे के बहिष्कार का फैसला लिया। भारत 5 साल बाद मुंबई में अपने पहले WTA टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार का गाना ये पल जारी कर दिया गया। ये पल मेरे सफल। दिल्ली में मैडम तुसाद म्यूजियम में जल्द ही मशहूर अभिनेत्री मधुबाला का अनारकली के किरदार से प्रेरित मोम का पुतला लगाया जाएगा। कपिल शर्मा की बीमारी के बीच शो बंद होने की खबरों का कीकू शारदा ने खंडन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद में मीडिया के सवालों पर मुस्कुराते हुए दिखे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों ने नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर सवाल पूछा, लेकिन वो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे और मीडिया के सवालों को हंसते हुए टाल दिया। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि क्या वो तेजस्वी यादव के साथ सहज हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए बात खत्म करने की कोशिश की। असहज है तेजस्वी को लेकर या सामान्य है सर, कंफर्टेबल है? आप सहज रहिए। नीतीश भले ही मुस्कुराते दिखे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो तेजस्वी के मामले में कड़ा फैसला लेने का मन बना चुके हैं। हालांकि वो बिहार में महागठबंधन तोड़ना भी नहीं चाहते। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि ये सभी को देखना होगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार कैसे चले। इन सबके बीच बिहार में शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसी अटकल लगाई जा रही है कि उससे पहले नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे तेजस्वी यादव से इस्तीफा देने को कह सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से भी तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं मिला है। सोमवार को तेजस्वी यादव ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि बाद में पत्रकारों के पूछने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी तेजस्वी के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया। चर्चा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कैबिनेट में बने रहना सरकार की छवि के लिए ठीक नहीं। 100 बात की एक बात यह कि अगर नीतीश कुमार कांग्रेस को समझा भी लेते हैं तो भी तेजस्वी का इस्तीफा लेना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी का रुख इस मामले पर बेहद कड़ा है और नीतीश कुमार का कोई भी सख्त फैसला महागठबंधन में नई उठापटक की बुनियाद बन सकता है। सेबी सहारा मामले में सहारा समूह की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। निवेशकों का पैसा लौटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सहारा समूह को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए की रकम जमा कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुणे में सहारा की एम्बी वैली को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोर्ट के मुताबिक सहारा को बकाया राशि चुकाने के लिए बाध्य करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। सहारा ने सेबी को पूरी राशि चुकाने के लिए 2019 तक का समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। राष्ट्रपति भवन के परिसर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक खुली जीप में सवार हुए और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रपति भवन से औपचारिक तौर पर उन्होंने विदाई ली। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक खुली जीप में सवार हुए और गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इस दौरान प्रणब मुखर्जी ने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। इससे पहले संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक ही कार से राष्ट्रपति भवन वापस भी आए, जिसके बाद प्रणब मुखर्जी की विदाई की आखिरी औपचारिकता भी पूरी की गई। इसके बाद शाम को करीब 4:30 बजे रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी के साथ उनके नए घर 10 राजाजी मार्ग पहुंचे। राजाजी मार्ग का 10 नंबर का बंगला अब प्रणब मुखर्जी का नया पता होगा।
सौ बात की एक बात यह कि राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल बेहद शानदार रहा। ऐसे में उनकी विदाई का माहौल भी खासा भावुक रहा। अब परंपरा के मुताबिक वो ताउम्र उन सभी सुविधाओं के हकदार होंगे जो पूर्व राष्ट्रपति को मिलती हैं। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया गया। करगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के द्रास में आयोजित कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिवार शामिल हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को दलित विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रामगंगा नदी से 125 किलो वजन की एक मछली पकड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। न्यूज 18 इंडिया को मिली खास जानकारी के मुताबिक सॉफ्टबैंक जल्द ही एयरटेल में हिस्सेदारी खरीद सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय एयरटेल का मुनाफा 22% घटकर करीब 367 करोड़ रुपए रहा। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि सरकारी बैंकों में सुधार के लिए नई योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत बैंकों में निवेश किया जाएगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पंजाब नेशनल बैंक समेत 7 बैंकों की रेटिंग बढ़ा दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में कुछ पुलिस वाले एक गोदाम का शटर उठाकर अंदर जाते हुए दिखे, क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि इस गोदाम में कई नामी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इसीलिए पुलिस ने सादी वर्दी में इस गोदाम पर छापा मारा। गोदाम के अंदर बड़ी तादाद में चीज, मक्खन और घी जैसा दूध से बनने वाला सामान रखा हुआ था। आरोप है कि इस गोदाम में गोवर्धन और अमूल जैसी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक गोदाम से करीब 800 किलो प्रोडक्ट जब्त किए गए। 3 लाख रुपए जब्त किया है। इसके अलावा गोदाम में काफी तादाद में नूडल भी रखी हुई थी। आरोप है कि नकली सामान बनाने वाले लोग बड़े ब्रांड का लेबल लगाकर ये सामान सप्लाई करते थे। गोदाम पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और थाने लाकर उनसे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक आरोपी घी, मक्खन और चीज बनाकर उन्हें बड़ी कंपनी के पैकेट में रखकर दुकानों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तब भी यहां बड़े पैमाने पर नकली माल बनाने का काम चल रहा था। पुलिस का कहना है कि गोवर्धन कंपनी ने बाजार में नकली सामान बेचे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह छापा मारा गया। फिलहाल पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। सौभाग्य की एक बात यह कि नकली दूध से बने सामान बेचने वाले लोग न केवल बड़ी कंपनियों को चूना लगा रहे हैं, बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के धंधे में लगे दूसरे लोगों को कड़ा सबक मिल सके। चीन में गर्मी से निजात पाने के लिए एक युवक ने अनोखा तरीका निकाला। चीन में गर्मी से निजात पाने के लिए एक युवक अपनी पीठ पर एक पोर्टेबल शावर टांगे कैमरे में कैद हो गया। पोर्टेबल शावर से एक हैंडल जुड़ा था, जिसको ऊपर नीचे करने से शावर से पानी निकल रहा था। बस स्टॉप पर खड़े शख्स की गर्मी से बचने की ये अजीबोगरीब तकनीक देखकर लोग हैरान थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गोल आकार वाला एक इंद्रधनुष देखा गया। आमतौर पर इंद्रधनुष का आकार एक धनुष की तरह होता है, लेकिन एक इमारत की छत से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पहली बार ये अनोखा इंद्रधनुष देखने को मिला। आयरलैंड में एक शख्स अपनी पालतू भेड़ के साथ एक सुपरमार्केट में घुस गया। स्टोर के बाहर कुत्ते लाना मना है का बोर्ड लगा था, लेकिन भेड़ लाने वाले आदमी ने सफाई दी कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि वो कुत्ता नहीं भेड़ लेकर आया। ब्राजील के सियारा में सड़क के बीचों बीच टेलीफोन लाइन का एक खंभा खड़ा कर दिया गया। आमतौर पर सड़क के किनारे लगने वाले खंभे को बीच सड़क देखकर एक सैलानी इतना हैरान हुआ कि उसने इसका वीडियो आज की सबसे अजीबोगरीब चीज लिखकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जहां लोग इसे शहरी विकास योजना की नाकामयाबी बता रहे हैं। स्कूलों में लैंगिक समानता को लेकर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना जागोरे.com और नेटवर्क 18 का अहम लक्ष्य है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस ऑनलाइन पिटीशन को साइन करें। इससे हमें लैंगिक अधिकारों और समानता के प्रति जागरूकता का प्रसार कर बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी। सौ बात की एक बात कही एलिया ने, जब हमारा मकान, अब हमारा मकान किसका है? हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। उस गली ने ये सुनकर सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।